Hello everyone, you are welcome to Learn English Easily. Today we will do a topic from literature. आज हम लिटरेचर का एक टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है पोएटिक डिवाइसेस। इस टॉपिक को हम और भी कई नामों से जानते हैं, जैसे कि लिटरेरी डिवाइसेस, फिगर्स ऑफ स्पीच या फिर पोएटिक डिवाइसेस। ये तीनों जो हैं, जो नाम दिए गए हैं, लगभग सभी का एक ही मीनिंग है। तो आप इस चीज़ से कंफ्यूज ना हो कि ये कौन सा टॉपिक है। ये सेम टॉपिक है, लगभग सेम टॉपिक है। ओके, आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पोएटिक डिवाइसेस क्या होते हैं। पोएटिक डिवाइसेस आर द एसेंशियल टूल्स दैट अ पोएट यूजेस। पोएटिक डिवाइसेस कुछ एसेंशियल होते हैं, आवश्यक टूल्स होते हैं, उपकरण या फिर यंत्र, दैट अ पोएट यूजेस, जिनका पोएट यूज करता है। कहाँ करता है? अपने लेखन कार्य में, अपनी पोएम्स में, अपने नॉवेल्स में, अपने शॉर्ट स्टोरीज में, स्पेशली पोएम्स में। किस लिए करता है? टू एनहेंस, बढ़ाने के लिए। क्या बढ़ाने के लिए? द ब्यूटी, सुंदरता को बढ़ाने के लिए, या फिर टू मेक द लैंग्वेज अट्रैक्टिव, अपने लेखन कार्य की लैंग्वेज को, भाषा को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए, उसका आकर्षण बढ़ाने के लिए। एंड टू इंटेंसिफाई, और उसे इंटेंसिफाई करने के लिए, तेज करने के लिए। क्या? द फीलिंग, उस भावना को जो पोएट दिखाना चाहता है ऑफ हिज पोएम, अपने पोएम की। अर्थात लिटरेरी डिवाइसेस या पोएटिक डिवाइसेस वे यंत्र हैं जिनका कवि या लेखक प्रयोग करता है अपने लेखन कार्य में, अपनी पोएम्स में, ताकि उसकी पोएम और सुंदर दिखे और इफ़ेक्टिव लगे और रीडर को और ज़्यादा पसंद आए। इस टॉपिक में हम वी विल डू द एक्सप्लेनेशन विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। हम पूरी तरह समझते हुए इस टॉपिक को करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ, और साथ में एग्जाम्पल्स भी करेंगे, ताकि हमें ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि और वे फिगर्स ऑफ स्पीच जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि आप जो मन में स्टूडेंट्स के कन्फ्यूज़न रहता है इस टॉपिक पर, वो आपका क्लियर हो जाए। जो सबसे पहला लिटरेरी डिवाइस हम यहाँ करेंगे वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन को हिंदी में हम अनुप्रास अलंकार के नाम से भी जानते हैं। आइए इसे हम समझ लेते हैं। एलिट्रेशन इज़ द रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। एलिट्रेशन जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटिशन है, पुनरावृत्ति है, एट द बिगिनिंग ऑफ टू और मोर कॉन्सेक्यूटिव वर्ड्स। दो या दो से ज़्यादा कॉन्सेक्यूटिव वर्ड्स की बिगिनिंग में अगर कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है तो ये मानकर चलें पोएट ने उसमें एलिट्रेशन का यूज़ किया है। आइए इसे हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, द फेयर ब्रीज ब्लो द वाइट फॉर्म फ्लू। इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि बे साउंड, ब्रीज और ब्लो में बे साउंड जो है वो रिपीट हो रही है। दूसरी बात ये देखेंगे कि साउंड वर्ड्स के बिगिनिंग में आई है। तीसरी बात आप ध्यान दें कि ये साउंड जो है कॉन्सोनेंट साउंड है। इसी प्रकार फे साउंड जो है वो फॉर्म और फ्लू में रिपीट हो रही है, बिगिनिंग में रिपीट हो रही है, और एक कॉन्सोनेंट साउंड है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका हम देख लेते हैं, हेल एंड हार्टी। इसमें है साउंड जो है, जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है, वर्ड के बिगिनिंग में रिपीट हो रही है। एक हिंदी एग्जाम्पल के माध्यम से भी इसे हम समझ लेते हैं, जैसे कि चारू चंद्र की चंचल किरणें। इस एग्जाम्पल में च साउंड जो है वह रिपीट हो रही है, जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है, और वर्ड्स के बिगिनिंग में वह रिपीट हो रही है। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस जो हम यहाँ करेंगे वो है अल्यूजन। अल्यूजन को हम हिंदी में प्रसंग संकेत या फिर रेफरेंस के नाम से भी जानते हैं। आइए समझते हैं इसे। अल्यूजन इज अ रेफरेंस टू अ फेमस पर्सन, प्लेस और थिंग। एल्यूजन जो है वो किसी फेमस
प्रसिद्ध, जिसे सब जानते हों, व्यक्ति, स्थान या वस्तु के रेफरेंस का रेफरेंस यदि किसी पोएम में, किसी प्रोज में दिया जाता है तो मान लें कि वहाँ पर एल्यूजन का प्रयोग हुआ है। आइए इसे एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। नंबर 1, चॉकलेट केक इज माई एक्किलस हील। चॉकलेट केक जो है वो मेरी एक्किलस हील है। यहाँ पर चॉकलेट केक को ये बताया गया है कि वो मेरी एक कमजोरी है। रेफरेंस देते हुए, किसका रेफरेंस दिया गया है यहाँ पर? एक्किलस का। ये एक्किलस कौन है? एक्किलस जो है ग्रीक माइथोलॉजी का एक बड़ा जाना माना कैरेक्टर है और उसकी हीरो रहा है ग्रीक माइथोलॉजी का, और उसकी हील जो है उसकी एक कमजोरी थी। हील अर्थात उसकी एडी, जहाँ से उसके प्राण निकल सकते थे या जा सकते थे, ये उसकी कमजोरी थी। तो यहाँ पर एक्किलस हील को एक रेफरेंस के रूप में इस्तेमाल किया गया है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। वी हैव गोट अ न्यू आइंस्टीन इन आवर स्कूल टुडे। आज हमने हमारे स्कूल में एक नया आइंस्टीन पा लिया है। आइंस्टीन को सभी जानते हैं, एक फेमस पर्सनैलिटी हैं, जीनियस हैं, अपनी फील्ड के। तो आइंस्टीन का यहाँ पर रेफरेंस दिया गया है और वह रेफरेंस जो है ये दिखाता है कि यहाँ पर एल्यूजन पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है एनाफोरा। क्या होता है ये? एनाफोरा इज द रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ 2 or more consecutive लाइन्स। इसके अंदर वर्ड्स की रिपीटिशन होती है, साउंड की नहीं, वर्ड्स की होती बिगिनिंग में है, लेकिन वर्ड्स की रिपीटिशन होती है लाइन्स के बिगिनिंग में। ओके, आइए इसे एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। I wind about in and out with here a blossom sailing and here and there a lusty trout and here and there a grilling। ये जो एग्जाम्पल है वो द ब्रुक पोएम से लिया गया है, रिटन बाय एल्फ्रेड टेनिसन। इसमें आप देखिए एंड वर्ड जो है वो रिपीट हो रहा है बिगिनिंग ऑफ द लाइन्स के बिगिनिंग पर में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस इज द रिपीटिशन ऑफ वोवल साउंड। एसोनेंस जो है वोवल साउंड की रिपीटिशन है। एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड की रिपीटिशन थी, इसमें वोवल साउंड की रिपीटिशन है। इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस के अंदर, कोई वर्ड के बिगिनिंग में नहीं, कहीं पर भी रिपीटिशन हो सकती है। इसके अंदर बिगिनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। रिपीटिशन किसकी है? वोवल की, और कहीं पर भी सेंटेंस में हो सकती है। तो ये है एसोनेंस। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑल द वर्ल्ड अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वीमेन मेयरली प्लेयर्स। ये जो एग्जाम्पल है 7 एजेस पोएम से लिया गया है, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। इसमें आप देखेंगे ई साउंड, देखिए ई साउंड जो कि एक वोवल है, ये बिगिनिंग में नहीं आ रहा है, मिडल में आ रहा है, और ये एक वोवल है। तो ये क्या है? ये एसोनेंस है। और एंड साउंड भी रिपीट हो रही, ए साउंड भी रिपीट हो रही है। ए साउंड और ई साउंड रिपीट हो रही है, जो कि बिगिनिंग से कोई लेना देना नहीं है, मिडल में भी आ सकती है, लास्ट में भी आ सकती है, और ये एक वोवल साउंड है। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है एंजाउमेंट। एंजाउमेंट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस into 2 or more lines without using any punctuation mark in a poem। एंजाउमेंट जो है वो कंटिन्यूएशन है एक सेंटेंस का 2 या 2 से ज़्यादा लाइंस में, पोएम की 2 या 2 से ज़्यादा लाइंस में, और कोई ब्रेक नहीं लगाया जाता उन लाइनों पर पंक्चुएशन मार्क के द्वारा। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझ लेते हैं। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। ये जो एग्जाम्पल है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम डस्ट ऑफ स्नो से लिया गया है। इस पोएम में 8 लाइन्स हैं, 8 लाइन्स टोटल, जिसमें 4 यहाँ लिखी हुई हैं। ये पूरी की पूरी पोएम जो है 8 लाइन्स की एक ही सेंटेंस पर चलती है, और वह एक सेंटेंस ही 8 लाइंस बनाता है। यहाँ पर 4 लाइंस दी गई हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं दिया गया है। ये पूरा एक ही सेंटेंस चल रहा है 4 लाइनों में। आगे भी कंटिन्यू है, ये 8 लाइनों तक ये सेंटेंस जाता है। ओके, तो जहाँ पर एक ही सेंटेंस कंटिन्यू रहे
अलग अलग लाइंस में जाता रहे और कोई उसका ब्रेक ना हो, तो ये मान लें आप पोएट ने वहाँ पर एंजाउमेंट लिटरेरी डिवाइस का यूज़ किया है। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है हाइपरबली। हाइपरबली आपने जरूर सुना होगा हिंदी में, इसे हिंदी में अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। ये क्या होता है देख लेते हैं। हाइपरबली इज द यूज ऑफ एक्सेजरेटेड लैंग्वेज। एक्सेजरेटेड लैंग्वेज का जहाँ यूज़ किया जाता है वहाँ पर हाइपरबली लिटरेरी डिवाइस होता है, या फिर ऐसे कह लें अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ये एक्सेजरेटेड क्या चीज़ है? एक्सेजरेटेड का मतलब है किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, किसी बात को जैसी वो बात होती है उससे कई गुना उसे बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाए तो समझ लो वो एक्सेजरेटेड लैंग्वेज है। मीन्स वहाँ पर हाइपरबली लिटरेरी डिवाइस, पोइट्री डिवाइस का यूज़ किया जा रहा है। एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं पोइट्स के द्वारा जो यूज़ किया गया है। ही वॉज सो हंग्री दैट ही कुड ईट अ हॉर्स। वह इतना भूखा था कि वह यहाँ तक कि हॉर्स को, घोड़े को ही खा ले। देखिए कितनी बढ़ा चढ़ा कर बात कही गई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ही डाइड ऑफ एम्बेरसमेंट। वह शर्म से ही मर गया। एम्बेरसमेंट मीन्स शर्म। वह शर्म से ही मर गया। किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पर पेश किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एक हिंदी का एग्जाम्पल है जिसे हम समझेंगे और आसान हो जाएगा। आगे नदियाँ बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक था चेतक उस पार। ये महाराणा प्रताप का प्रसंग बताया गया है यहाँ पर, जो कि चेतक उनके पास एक घोड़ा हुआ करता था। जब वे उसकी सवारी किया करते थे तो रास्ते में कभी नदी आ जाती थी, और नदी भी बड़ी भारी नदी, बड़े साइज़ की थी वो। तो वो सोचते कि चेतक जो उनका घोड़ा है वो कैसे पार लगेगा, दूसरे किनारे पर कैसे पहुँचेगा। तब तक वो सोचते, तब तक तो उनका घोड़ा चेतक उस नदी को पार भी कर लिया करता। ये बात किस तरीके से बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई है आप समझ सकते हैं। तो इसमें कवि ने हाइपरबली अर्थात अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है इमेजरी। इमेजरी इज द क्रिएशन ऑफ एन इमेज थ्रू इमेजिनेशन वाइल रीडिंग अ पीस ऑफ लिटरेचर। इमेजरी जो है वो इमेजिनेशन अर्थात कल्पना के माध्यम से क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है? एक इमेज अर्थात तस्वीर क्रिएट करना है, तस्वीर बना लेना है कल्पना के माध्यम से। कब? वाइल रीडिंग अ पीस ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर का कोई भी, जैसे पोएम या फिर आप शॉर्ट स्टोरी या कोई प्ले पढ़ रहे हैं, तो आप एक कल्पना के माध्यम से कोई तस्वीर अपने मन में बना लें, उसे इमेजरी कहते हैं। ओके, यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम डस्ट ऑफ स्नो का एग्जाम्पल हमने लिया है। यहाँ पर द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं वो एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, जो पेड़ है हेमलॉक ट्री, और एक क्रो जो है ऊपर से डाल को हिला देता है जिससे डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर गिर जाती है। जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमारे मन में एक ऐसी तस्वीर बन जाती है खुद से ही कि हम कल्पना करने लगते हैं कि कोई व्यक्ति बैठा है पेड़ के नीचे, उसके ऊपर पेड़ जो है वो बर्फ़ से ढका हुआ है, एक कौवा उस पेड़ की एक डाल पर बैठा है और उस डाल को वो कौवा हिला रहा है और वो बर्फ़ के कण उस व्यक्ति पर गिर पड़ रहे हैं। तो ये हमारे मन में एक कल्पना बन जाती है, एक तस्वीर उभर आती है। इसे ही हम इमेजरी कहेंगे। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस, पोइटिक डिवाइस है आयरनी अर्थात व्यंग्य करना। आयरनी इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज सेड एंड व्हाट इज मेंट। आयरनी एक तरह का व्यंग्य है जिसमें डिफरेंस होता है दो चीज़ों में, जो कहा जाए और जो कहने का अभिप्राय हो। अर्थात जो कहा जाता है शब्द तो कुछ और होते हैं लेकिन उसका अर्थ कुछ और होता है, तो उसे व्यंग्य या आयरनी कहा जाता है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझ लेते हैं। इन एन एम्प्टी मार्केट सेइंग, एक एग्जाम्पल है कि कोई मार्केट जहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, खाली पड़ी है, मान लो कोरोना का समय है, और हम कहें वहाँ जाकर इट्स टू क्राउडेड, है तो वो खाली, हम कह रहे हैं इट्स टू क्राउडेड, तो ये एक व्यंग्य है, एक आयरनी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। डिलीवरिंग बैड न्यूज़ बाय सेइंग, कोई बुरी खबर देनी है और हम ये कहें द गुड न्यूज़ इज़, समझ रहे हो,
नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, थर्ड एग्जाम्पल, अ फायर स्टेशन दैट बर्न्स डाउन। एक फायर स्टेशन जो कि आग बुझाने का काम करता है, वही जलकर राख हो गया। तो ये क्या है? आयरनी है, व्यंग्य है। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है मेटाफर, जिसे हम हिंदी में रूपक अलंकार के नाम से भी जानते हैं। मेटाफर इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। जहां दो ऑब्जेक्ट्स का डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाए, वहां पर रूपक अलंकार अर्थात मेटाफर का यूज किया जाता है कवि के द्वारा। एग्जाम्पल के माध्यम से आइए समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज। इस एग्जाम्पल में पूरी दुनिया को, ऑल द वर्ल्ड्स पूरी दुनिया को एक स्टेज बताया गया है। ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ ये नहीं कहा गया कि सारी दुनिया स्टेज जैसी है, यहाँ ये कहा गया है कि सारी दुनिया एक स्टेज है, अर्थात डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है पोएट विलियम शेक्सपियर के द्वारा अपनी पोएम 7 एजेस में। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, यू आर मोजार्ट इन डिसगाइज। ये एग्जाम्पल फ्रॉग एंड नाइटिंगेल पोएम से लिया गया है। तो इसके अंदर तुम्हें, जो भी यहाँ कैरेक्टर है उसे, तुम्हें जो यहाँ पर है उसे मोजार्ट बताया गया है। तो यहाँ पर डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है। यहाँ ये नहीं कहा गया कि तुम मोजार्ट जैसे हो, यहाँ ये कहा गया है कि तुम मोजार्ट हो। थर्ड एग्जाम्पल, ही वॉज अ लॉयन इन द बैटल। वह युद्ध में एक शेर था, वह युद्ध में एक शेर था। यहाँ पर यह कहा गया है कि वह युद्ध में एक शेर था, ना कि यह कहा गया है कि वह शेर जैसा था। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है ऑक्सीमोरून। ऑक्सीमोरून इज द पेयरिंग ऑफ टू वर्ड्स। ऑक्सीमोरून जो है दो शब्दों की पेयरिंग है। वो दो शब्द कैसे हैं? दैट आर अपोजिट और कॉन्ट्राडिक्टरी इन देयर मीनिंग्स। जो अपने मीनिंग्स में, जिनके मीनिंग्स जो होते हैं वो मीनिंग्स में एक दूसरे के विरोधाभासी हैं, एक दूसरे के विरोधाभासी हैं, ऑक्सीमोरून। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। क्रूअल काइंडनेस। क्रूअल और काइंडनेस दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं मीनिंग में, लेकिन दोनों को इकट्ठा प्रयोग किया गया है यहाँ पर। क्रूअल निर्दयता, काइंडनेस दयालुता। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, वर्चुअल रियलिटी। ऐसी रियलिटी जो वर्चुअल है, अर्थात वर्चुअल जो रियल हो ही नहीं सकता, रियलिटी जो वर्चुअल नहीं हो सकती। तो दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं मीनिंग में, फिर भी इकट्ठे यहाँ पर आ रहे हैं, जो ये शो कर रहे हैं कि ये एग्जाम्पल्स जो हैं वो ऑक्सीमोरून के हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, कंट्रोल्ड केओस। कंट्रोल्ड होता है जिसको नियंत्रित किया जा सके, केओस होता है अव्यवस्था। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं मीनिंग में। फोर्थ देखते हैं, सेम डिफरेंस। बताइए अब, दोनों एक दूसरे से अलग हैं लेकिन साथ प्रयोग किए गए हैं। ब्लैक लाइट, लाइट कभी ब्लैक हो नहीं सकती। दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्रेरी हैं इन देयर मीनिंग्स, फिर भी वे इकट्ठे यूज हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीमोरून जो है लिटरेरी डिवाइस पोएट के द्वारा यूज की गई है। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है ओनोमेटोपियो, विच इज द यूज ऑफ साउंड वर्ड्स इन अ पीस ऑफ लिटरेचर। एक लिटरेचर के पोएम में, शॉर्ट स्टोरी में साउंड वर्ड्स का जो यूज़ किया जाता है वो ओनोमेटोपियो लिटरेरी डिवाइस या पोइटिक डिवाइस के अंडर आता है। जैसे देख लेते हैं हम इसे, आई चैटर ओवर स्टोनी वेज। इस एग्जाम्पल में चैटर वर्ड जो है वो एक साउंड वर्ड है, इसलिए इस पंक्ति में कवि लॉर्ड टेनिसन ने, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने ओनोमेटोपियो लिटरेरी डिवाइस का यूज़ किया है। ये जो पोएम द ब्रुक पोएम से लिया गया एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, बूम ऑफ अ फायर वर्क। जब पटाखे बजते हैं तो आवाज़, उसकी साउंड वर्ड क्या है उसका? बूम। नेक्स्ट देखते हैं, टिक टॉक ऑफ अ क्लॉक। क्लॉक का साउंड वर्ड क्या है? टिक टॉक। डिंग डोंग ऑफ अ डोरबेल। डोरबेल का साउंड वर्ड क्या है? डिंग डोंग। तो ये जो वर्ड्स हैं ये इस लिटरेरी डिवाइस जिसका नाम है ओनोमेटोपियो के अंडर आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पन। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है पन, जिसको हिंदी में यमक या फिर श्लेष अलंकार कहते हैं। क्या होता है आइए इसे भी जान लेते हैं। पन इज आल्सो नोन एज प्ले ऑन वर्ड्स। पन जो है इसे एक तरीके से ये भी कहा जाता है वर्ड्स के साथ खेलना। ये कौन से वर्ड्स? इसमें दो तरह के वर्ड्स इन्वॉल्व किए जाते हैं, जैसे कि वर्ड्स हैविंग सिमिलर साउंड
ऐसे वर्ड जिनकी साउंड सिमिलर है बट हैविंग डिफरेंट मीनिंग्स, परंतु उनके मीनिंग्स जो हैं वो अलग हैं। नेक्स्ट, वर्ड्स हैविंग मोर देन वन मीनिंग, ऐसे वर्ड्स जिनके मीनिंग एक से ज़्यादा हैं। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ही वॉज, फर्स्ट एग्जाम्पल, ही वॉज ओनली 8 बट ate a lot of food। यहाँ पर दो वर्ड्स 8 और 8 दोनों की साउंड सिमिलर है, लेकिन दोनों वर्ड्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। पहले का मीनिंग 8 है, दूसरे का मीनिंग 8 खाता था, ठीक है। लेकिन ये जो है इसे हम कहेंगे प्ले विद वर्ड्स, प्ले ऑन वर्ड्स, वर्ड्स के साथ खेलना। तो यहाँ पर पन का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, कैट वॉज नियर द कंप्यूटर टू कीप एन आई ऑन माउस। कैट जो है कंप्यूटर के पास है, जो कि माउस पर नज़र रखे हुए है। माउस, कंप्यूटर का माउस, माउस जो असली में माउस होता है चूहा। तो इसका मतलब यहाँ पर माउस जो है वो एक से ज़्यादा मीनिंग दे रहा है। तो कवि ने यहाँ पर या लेखक ने यहाँ पर पन का इस्तेमाल किया है। लिटरेरी डिवाइस है पर्सोनिफिकेशन, जिसे हम हिंदी में मानवीयकरण अलंकार भी कहते हैं। पर्सोनिफिकेशन इज टू शो द ह्यूमन क्वालिटीज इन अ थिंग दैट इज नॉट ह्यूमन। ऐसी कोई चीज़ जो ह्यूमन ना हो, अर्थात मानवीय ना हो, उसमें मानवीय क्वालिटीज़ दिखाना, इंसान की क्वालिटीज़ दिखाना मानवीयकरण अलंकार या फिर पर्सोनिफिकेशन कहलाती है। एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। फर्स्ट एग्जाम्पल, रेज ऑफ सनशाइन डांस थ्रू द ट्रीज। यहाँ पर सूर्य की किरणें वो डांस कर रही थी पेड़ों के मध्य में से। सूर्य की किरणें क्या डांस कर सकती हैं? जैसे इंसान करते हैं, मानव करते हैं, लेकिन कवि के द्वारा इसे ऐसे दिखलाया गया है। तो इसका मतलब यहाँ पर मानवीयकरण अलंकार या फिर पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है। आई कम फ्रॉम हाउंड्स ऑफ कूट एंड हर्न। यहाँ पर आई जो है वो ब्रुक रिवर है, जो कि ऐसे रास्तों से आती है जो कूट और हर्न जो पौधे लगे हुए हैं वहाँ से निकल कर आती है। तो यहाँ पर आई जो है ब्रुक है, उसको ऐसे दिखाया गया है कि जैसे कोई इंसान चलकर आ रहा है, तो मानव चलकर आ रहा है, अर्थात यहाँ पर मानवीयकरण अलंकार या फिर पर्सोनिफिकेशन का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस जो यूज़ यहाँ पर हम सीखेंगे वो है रिपीटिशन। रिपीटिशन क्या है? रिपीटिशन इज टू रिपीट अ वर्ड और फ्रेज इन अ पोएम। एक पोएम में किसी वर्ड या फ्रेज की रिपीटिशन होना, पुनरावृत्ति होना, इसका मतलब रिपीटिशन लिटरेरी डिवाइस का यूज़ होना होता है। देखिए एग्जाम्पल, ऑल आई डिड वो स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। इस पोएम की लाइन में स्माइल वर्ड का रिपीटिशन हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर रिपीटिशन लिटरेरी डिवाइस का यूज़ किया गया है। ये एग्जाम्पल कमला दास की पोएम माई मदर एट 66 से लिया गया है, जिसमें कमला दास जो है वो केवल स्माइल और स्माइल और स्माइल कर रही है। तो वर्ड का रिपीटिशन यहाँ पर हो रहा है, वो वर्ड है स्माइल। नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वो है सिमिली, जिसे हिंदी में हम उपमा अलंकार कहते हैं। सिमिली इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में तुलना करना सिमिली कहलाता है। लेकिन वो तुलना कैसे की जाती है? बाय यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज, लाइक और एज का यूज करके। इसके एग्जाम्पल्स हैं, ही फॉट लाइक अ लॉयन इन द बैटल। वह युद्ध में एक शेर की तरह लड़ा। वह युद्ध में एक शेर की भांति लड़ा, शेर जैसे लड़ा। यहाँ कंपैरिजन किया गया है एक व्यक्ति का शेर से, लाइक वर्ड यूज करते हुए, शेर जैसा। ही वॉज एज कूल एज आइस। वह इतना ठंडा है जितना कि बर्फ। आइस किस जैसा ठंडा है? आइस जैसा। तो एज वर्ड का यूज किया गया है। यहाँ व्यक्ति का कंपैरिजन आइस से किया गया है। एक हिंदी का एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसे अच्छे प्रकार से समझने के लिए। नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा। यहाँ पर देखेंगे आप कि यहाँ पर नील गगन की तुलना जो है वो हृदय से की गई है और सा वर्ड का प्रयोग किया गया है।
बच्चों आप एक चीज़ को समझ लें कि यहाँ पर जो कंपैरिजन किया जा रहा है वो मेटाफर से अलग है। मेटाफर में कंपैरिजन डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, यहाँ पर हम ये बताते हैं कि उस जैसा, लाइक और एज वर्ड यूज़ करते हैं कंपैरिजन में, सिमिली में जैसा बताते हैं। डायरेक्ट कंपैरिजन केवल मेटाफर में किया जाता है, यहाँ पर कंपैरिजन लाइक और एज का वर्ड का यूज़ करते हुए किया जाता है। वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक नाउ। आई होप आपको ये पसंद आएगा, आपको सब कुछ ये समझ भी आएगा। थैंक यू।